फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि दोस्तों, अगर आप लोग भी LIC में अभी नए एजेंट बने हो, यानी कि अभी अभी आपने LIC की जो एजेंसी है वो ज्वाइन की है, तो कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, LIC का एजेंट बनने के बाद आप सभी को, यानी कि हमें आप सभी को रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी अपनी जो एजेंसी है उसमें पॉलिसी डालनी होगी, हमें काम करना होगा ताकि हम इसमें अपना फ्यूचर बना सके और काफ़ी इसमें अच्छा अपना अचीवमेंट कर सके। तो फ्रेंड्स, ये सारी बड़ी बड़ी बातें सोचने से पहले हम सभी को अपना बेसिक जो है, हमारी जो नींव है उसको पक्का करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नींव को पक्का करने के लिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आपने किसी DO यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर के अंदर में अपनी जो है यहाँ पे एजेंसी ली होगी, और या फिर किसी CLIA के अंडर में आपने अपनी एजेंसी ली होगी। तो फ्रेंड्स, पहला तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके DO या फिर आपकी CLIA आपको सारी नॉलेज दे और या फिर आप खुद उस नॉलेज को गेन करें। तो फ्रेंड्स, कई केसेस में क्या होता है कि लोग बागों को एजेंसी तो मिल जाती है, एजेंसी वो लोग ले लेते हैं, बट नॉलेज उनको नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, नॉलेज लेने के लिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर चीज़ की नॉलेज मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग नए नए LIC में एजेंट बने हैं तो कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं, 10 ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो बेसिक चीज़ें अगर आपको पता होती है, आपकी नींव जो है पक्की होती है, तो आपके रिलेशन भी क्लाइंट से अच्छे डेवलप होंगे, आप काम भी अच्छा कर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम तो आएंगी लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी जिसे कि आप हैंडल ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप लोग LIC में नए एजेंट बने हैं तो 10 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाली हूं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इसी के साथ साथ वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट से ही हम यूट्यूबर्स को यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है काम करने का। तो फ्रेंड्स, आपका बिना वक्त गवाए हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी एजेंट बन ही चुके हैं और आपने ठाना है कि आपको अपनी एजेंसी में बहुत सारा काम करना है, तो इन 10 बातों को आप लोग जान लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो और स्टार्टिंग में ही आपको जो कॉन्फिडेंट है वो लो ना हो, आप में एनर्जी बनी रहे और आप अपना काम काफ़ी अच्छे से कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, हमारे जो यहाँ पे 10 पॉइंट है उसकी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, सब कुछ ना बेचें। दोस्तों, होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब आप लोग एजेंसी लेते हैं और सामने से अगर आपसे कोई यहाँ पे पूछता है कि LIC में कोई अच्छा प्लान है, या फिर आप सामने से किसी को बताते हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि मुझे अपनी एजेंसी में काम जो है डालना है, पॉलिसी डालनी है, तो मैं कुछ भी बेच दूं, यानी कि एंडोमेंट बेच दूं या फिर जीवन लाभ बेच दूं या फिर जीवन लक्ष्य बेच दूं। नहीं फ्रेंड्स, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सब कुछ नहीं बेचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने खजाने में सिर्फ कुछ चुनिंदा ही यहाँ पे जो है फल रखने हैं, ताकि जब सामने वाला आपकी टोकरी को देखे तो उसको लगना चाहिए कि आपकी जो टोकरी में ऐसी जो यहाँ पे फ्रूट्स हैं जो कि काफ़ी कम लोगों के पास होते हैं। तो आपको सामने वाले को कुछ ऐसा प्लान बताना है जो कि उसके लिए सूटेबल हो, उसके लिए अच्छा हो। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ भी बेच दीजिए, नहीं। आपको क्लाइंट को देखते हुए उसके हिसाब से आपको वहाँ पे उसको पॉलिसी देनी है और यहाँ पे जो है उसके हिसाब से आपको काम करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट बताती हूँ। दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट है कि अपने बारे में ना सोचे, ग्राहक के हितों का ख्याल रखें। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब आप लोग एजेंसी लेते हैं तो आप लोग या फिर सभी लोगों का ये मानना होता है कि हम जब अपनी एजेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो हमें कमीशन काफ़ी अच्छा मिलेगा और हमारा इसमें फ्यूचर काफ़ी अच्छा बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये अगर हमारी सोच होती है तो हमारा काम काफ़ी आगे तक नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको क्लाइंट के बारे में सोचना है। अपने बारे में तो आपको सोचना ही है, साथ में
क्लाइंट के बारे में भी सोचना है, क्लाइंट के हितों का आपको ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप क्लाइंट के बारे में सोचेंगे, क्लाइंट को ऐसा एहसास दिलाएंगे कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके हित के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपसे पॉलिसी ज़रूर लेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी क्लाइंट को पॉलिसी बताते हैं तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए कि वहाँ पे आपके क्लाइंट को ये फील होना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं उसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये टेक्निक आपको सीखनी होगी। 1-2 दिन में ये टेक्निक आप लोग नहीं सीख पाएंगे, इसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको अपने क्लाइंट के हितों के बारे में सोचना है। यानी कि जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो आपको उसको बताना है कि सर, क्या आपने अपने लिए कोई फाइनेंशियल यहाँ पे सेविंग कर रखी है, इन केस अगर कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है 10 लाख 20 लाख रुपए, तो क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको इतना पैसा दे सके। सर, मैं आपका पड़ोसी हूँ या फिर मैं आपका रिलेटिव हूँ, इसलिए मैं आपके बारे में मैं सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपकी एक अच्छी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि आपके आने वाले भविष्य में या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर आपकी पेंशन के लिए कि आपका एक जुगाड़ हो सके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको क्लाइंट को यहाँ पे ये फील करवाना है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, ना कि अपने बारे में। तो फ्रेंड्स, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सर्विसिंग को कहें हाँ और अपने खर्चे के पैसे निकालें। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब आप LIC में एजेंट बन जाते हैं तो आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपसे कहेंगे कि मुझे अपनी पॉलिसी को बंद करवाना है, पॉलिसी सरेंडर करवानी है, या फिर अपनी बंद पॉलिसी को चालू करवाना है, या फिर मुझे अपनी पॉलिसी पे लोन लेना है, या फिर मुझे अपना प्रीमियम जमा करना है। यानी कि आपको सर्विसिंग के काम के लिए भी लोग मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सर्विसिंग वाले काम के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करना है। दोस्तों, पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी आपके पास कोई सर्विसिंग के लिए कोई भी पर्सन आता है तो उसको भी आप उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे कि आप अपने किसी फ्रेश क्लाइंट को ट्रीट करना चाहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, उसको भी एक आप अच्छा ट्रीट करें। जब भी आपके पास कोई आता है, वो कहता है कि मुझे लोन के लिए हेल्प चाहिए या फिर सरेंडर के लिए क्या आप करवा सकते हैं, तो फ्रेंड्स, आप उसको मना बिल्कुल भी मत कीजिए, उसकी हेल्प आप कीजिए। यानी कि आप अगर उसको सपोज कीजिए कि उस कोई व्यक्ति है जिसको कि अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना है और उसकी ब्रांच जो है आपकी ब्रांच से अलग है, यानी कि उसकी ब्रांच कहीं और की है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, उसके पेपर उसको तैयार करवा के दीजिए। उसमें आप विटनेस भी बन सकते हैं अगर आप उसको जानते हैं, और इसी के साथ साथ आप उसके पेपर भी सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन उसके बदले आप उससे कुछ पैसे ले सकते हैं। यानी कि आप उससे ये क्लाइंट को क्या कहना है, अगर आपके लिए कोई सर्विसिंग के लिए आता है और उसको अपनी पॉलिसी सरेंडर करवानी है, तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके पेपर तैयार करवाइए, सरेंडर का फॉर्म फिल कीजिए, सारे उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक कर लीजिए कि कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपकी ब्रांच से उस क्लाइंट की ब्रांच अलग है, यानी कि आपकी ब्रांच ईस्ट में है और आपके जो सर्विसिंग के लिए व्यक्ति आया है उसकी जो ब्रांच है वो वेस्ट में है, तो आपको क्या करना है, आप उससे कह सकते हैं सर, मैं आपका काम तो करवा दूंगा, लेकिन मेरी ब्रांच तो इस जगह पे है, लेकिन आपकी जो ब्रांच है काफ़ी दूर है मेरी ब्रांच से, तो उसके लिए मैं किसी अपने जो है व्यक्ति को भेजूंगा, तो सर उसका थोड़ा सा खर्चा आएगा, आप 500 या 1000 रुपये इसके लिए दे दीजिए ताकि मैं आपका काम करवा सकूं। तो फ्रेंड्स, आपको इतना ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगने हैं, आपको उससे क्या कहना है कि सर 500 रुपये या फिर जो भी जिस तरीके से आप चाहते हैं 100-200 रुपये जो भी आपको लगे, कुछ आप उससे पैसे ले सकते हैं कि सर देखिए, मैं वहाँ आऊँगा जाऊँगा, मेरा यहाँ पे पेट्रोल लगेगा, किराया लगेगा, तो और मैं आपका काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो है चार्ज होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग उससे बातें घुमा के चार्ज ले सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली मत बोलिएगा, हो सकता है वो क्लाइंट बुरा मान जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे ही काम करते हैं कि किसी और क्लाइंट की सर्विसिंग करवाते हैं, साथ में 500-1000 रुपये अपना ले लेते हैं, जिससे कि उनका क्या है, यहाँ पे खर्चा निकलता रहता है। तो फ्रेंड्स, सर्विसिंग को आपको बिल्कुल भी ना नहीं कहना है, लोगों की सर्विसिंग का काम कीजिए, साथ ही साथ आप उनसे रेफरेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग किसी सामने वाले का काम करवा के देते हैं 200-300 रुपये में, अगर आप लोग उसका काम करवा देते हैं तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में वो आपको कोई ना कोई क्लाइंट दे दे। तो फ्रेंड्स, ये काम भी आपको ज़रूर करना है। हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्राहक को सटीक मैच्योरिटी ना बताएं। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप लोग नए एजेंट बनते हैं LIC में, तो आप लोग करते क्या हैं कि फ़ोन आपने निकाला
और कैलकुलेटर आपने निकाला जिससे कि एलआईसी की मैच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं। तुरंत आपने कैलकुलेट किया, हाँ ऐसे ऐसे इसकी इतनी एज है, ये है वो है, आपने उसको कैलकुलेट कर दिया और जैसा उसमें दिखाया है कि 5 लाख मैच्योरिटी, 10 लाख मैच्योरिटी, आपने उतनी की उतनी उसको बता दी। आपने उससे क्या कहा कि आप सर इतना पैसा देते हैं तो आपको 25 साल बाद, 21 साल बाद 10 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उस क्लाइंट के माइंड में वो 10 लाख और 20 लाख बैठ चुका है। इन केस अगर 21 साल या फिर 25 साल बाद उसको वो सेम पैसा नहीं मिलता है तो हो सकता है कि आपके जो रिलेशन उससे इतने सालों तक बनेंगे वो यहाँ पे बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर आप लोग नए एजेंट हैं तो जब भी आप किसी क्लाइंट को मैच्योरिटी बताते हैं तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि सर अगर मैं बात करूं करंट बोनस रेट के अकॉर्डिंग, तो आज के समय के हिसाब से, आज के बोनस रेट के अकॉर्डिंग आपकी 25 साल बाद इतनी मैच्योरिटी बनेगी, यानी कि 25 साल बाद आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन सर लगभग इतना मैं अमाउंट आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये अमाउंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब आपका जो क्लाइंट है सामने से वो पूछेगा कि ऊपर नीचे कैसे हो सकता है, भाई मुझे तो मेरा पूरा पैसा चाहिए। तो आपको यहाँ पे उस क्लाइंट को समझाना है कि सर आपका जो इसमें मिनिमम सम अश्योर है वो यहाँ पे आपका इतना है, 5 लाख आपका मिनिमम सम अश्योर है जो कि गारंटेड है। इसके ऊपर सर इतना यहाँ पे आपका बोनस बन रहा है और इतना आपका फाइनल एडिशनल बोनस बन रहा है जो कि फिक्स नहीं होता है, क्योंकि एलआईसी हर साल अपना बोनस यहाँ पे डिक्लेयर करती है, जिसकी वजह से अगर 21 साल बाद 25 साल बाद हो सकता है कि बोनस रेट डिफरेंट हो तो आपकी मैच्योरिटी भी डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए सर मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग आपको इतना पैसा मिलेगा। अब वो हो सकता है सामने से क्लाइंट आपसे ये भी कहे कि नहीं मुझे तो ऐसा प्लान बताइए कि जो फिक्स हो। तो आप आज के टाइम में एलआईसी में ऐसे भी प्लान है जो कि गारंटेड रिटर्न देते हैं 21 साल बाद, 25 साल बाद, आप उन्हें वो प्लान भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा क्लाइंट से ओपन होकर चलना है कि उसको आपको बताना है कि सर करंट बोनस रेट के अकॉर्डिंग आपकी जो मैच्योरिटी है इतनी हो रही है, हो सकता है कि 21 साल बाद या फिर 25 साल बाद आपकी मैच्योरिटी डिफरेंट हो। तो ये चीज़ अगर आप क्लाइंट को बता के चलते हैं तो आने वाले समय में भी आपके और उसके रिलेशन अच्छे रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ साथ चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपको क्या करना है, मनी बैक प्लान को बेचने से बचना है। दोस्तों मनी बैक प्लान वैसे तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा प्लान है जिनकी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है हमेशा सही नहीं रहता है, यानी कि उनकी जॉब कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं है, गरीब व्यक्ति है कोई, या फिर उसका जो है कमाने का जो जरिया है वो फिक्स नहीं है, तो उसको आप मनी बैक प्लान दे सकते हैं। लेकिन आपको उन लोगों को मनी बैक प्लान देने से बचना है जो कि मैच्योरिटी पैसा ज़्यादा चाहते हैं और पैसा दे भी ज़्यादा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मनी बैक प्लान में क्या होता है कि जितना वो पैसा देता है उसका 15-20%, 30% पैसा तो उसको मनी बैक के रूप में पहले ही मिल चुका होता है और मैच्योरिटी भी उसको पैसा वो कट के मिलता है। यानी कि एग्जांपल के लिए अगर आपने उसकी 5 लाख की पॉलिसी की, 10 लाख की पॉलिसी की, तो उसका कुछ परसेंट तो उसको पहले ही मिल जाता है जिसका कि बोनस उसमें ऐड नहीं होता है। इस वजह से होता क्या है कि मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा आता है कम और क्लाइंट को लगता है कि मैंने तो इतना सारा पैसा दिया था लेकिन मैच्योरिटी इसकी कम बनी है, तो क्लाइंट आपका बिगड़ सकता है। इसलिए फ्रेंड्स अगर क्लाइंट आपका अच्छा खासा है, अच्छा खासा पैसा दे सकता है, तो आप उसे मनी बैक प्लान मत दीजिए। आप उसको बिना मनी बैक वाला प्लान दीजिए, जैसे कि जीवन लाभ प्लान, जीवन लक्ष्य प्लान, ये प्लान आप लोग उसको दे सकते हैं ताकि आपका वो क्लाइंट बिगड़े नहीं। हमारा यहाँ पे पॉइंट है सही ग्राहक, सही राइडर, सही पॉलिसी। दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आपको ये चेक करना है, ये नोटिफाई करना है कि जो सामने वाला आपका क्लाइंट है वो किस टाइप का क्लाइंट है, यानी कि वो आप उसको क्या प्लान दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल है, कोई आदमी है, उसको आप प्लान दे रहे हैं जीवन लक्ष्य प्लान, तो उसमें आपको क्या राइडर देना है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। प्लस अगर फीमेल है, फीमेल को आप कोई ऐसा प्लान दे रहे हो तो उसको क्या राइडर देना होता है। यानी कि फ्रेंड्स प्लान देने के साथ साथ आपको ये भी चेक करना होता है कि किस प्लान में आपको कौन सा राइडर देना है, क्योंकि जब आप लोग नए नए एजेंट बनते हैं तो क्या होता है कि ये गलतियां आप लोग कर देते हैं जो कि इन केस आगे चल के आपको भारी पड़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई मेल है, कोई आदमी को आप पॉलिसी दे रहे हैं और जीवन लक्ष्य पॉलिसी आप दे रहे हैं, तब आपको कौन सा राइडर देना है। तो फ्रेंड्स इस केस में आपको एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का तो आपको राइडर देना ही है, एडी एंड डीबी राइडर देना है, प्लस आपको टर्म राइडर भी देना है, तभी जीवन लक्ष्य पॉलिसी यहाँ पर सही साबित होती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें
कि अगर किसी बच्चे की आप पॉलिसी दे रहे हैं, किसी बच्चे के नाम से दे रहे हैं, तो उस केस में आपको पीडब्ल्यूबी जो आपका पीडब्ल्यूबी राइडर है उसको ऐड करना है। और फ्रेंड्स, इन केस अगर आप किसी फीमेल को यहाँ पे जीवन लक्ष्य पॉलिसी देते हैं तो वो देने का यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि जो फीमेल है उसको टर्म राइडर नहीं मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ कैटेगरी बनाई गई हैं ABC करके, जिसमें कि एक कैटेगरी होती है जिसको कि यहाँ पे टर्म राइडर मिलता है, सभी फीमेल को नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको चेक करनी है कि आप जिस क्लाइंट को जो पॉलिसी दे रहे हैं, क्या आप उसको सही पॉलिसी दे रहे हैं, क्या आपने उस पॉलिसी में सही राइडर उसको दिया है, सही व्यक्ति को दिया है। तो ये चेक करना आपका काम है। तो पहले आप लोग ये चीज़ चेक कीजिए, उसके बाद ही आप सामने वाले को प्लान दीजिए। तो अपना 7वां पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, 7वें पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग अपने नाम की फाइल ज़रूर बनवाइए। दोस्तों, जब भी आप लोग LIC में नए एजेंट बनते हैं और अपने क्लाइंट की पॉलिसी करते हैं, पॉलिसी करने के बाद जब आप उसको फर्स्ट रिन्यूअल रिसिप्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट जब आप उसको देते हैं, तो आप अपने नाम की फाइल बनवाइए, जिस फाइल में लगाकर आप उसको रसीद दीजिए, जिससे कि आपको इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और वो फाइल वो हमेशा संभाल के रखेगा, क्योंकि उस फाइल में उसकी रसीद लगी हुई है। तो इनकेस अगर कोई उसका अड़ोसी पड़ोसी कोई रिलेटिव अगर कभी वो फाइल देखता है तो हो सकता है वो भी उससे आपका नंबर ले, रेफरेंस ले, और हो सकता है कि इस तरीके से आपको काम करने में मदद मिले। दोस्तों, इसके साथ अगर हमारे 8वें पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ब्रांच में कुछ मैच्योरिटी आती हैं। क्या होता है कि मैच्योरिटी आती है, लेकिन होता ये है कि उस समय उनका एजेंट अवेलेबल नहीं होता। कुछ लोग फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि उनके एजेंट उनके टच में नहीं रहते हैं, या फिर एजेंट की डेथ हो जाती है, या फिर एजेंट से लड़ाई हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि उन लोगों का अपना जो एजेंट से कनेक्शन है टूट जाता है और उनको अपने पॉलिसी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो ब्रांच में कुछ ऐसी मैच्योरिटी की लिस्ट आती है जो कि उन लोगों की मैच्योरिटी आनी होती है, उनकी मैच्योरिटी देनी होती है उन क्लाइंटों को, लेकिन ना तो उन क्लाइंट से उनका संपर्क हो पाता है, ना ही कांटेक्ट हो पा रहा है, और ना ही उनके एड्रेस तक लेटर पहुंच पाता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आप जब भी ब्रांच जाते हैं तो वो मैच्योरिटी वाली लिस्ट आप लोग ज़रूर लेके आइए। अपने नियर बाय जो है वहाँ की आप लोग लिस्ट निकलवाइए और उन एड्रेस पे आप लोग जाइए और वहाँ पर जाके आप लोग बताइए कि सर, आपकी जो मैच्योरिटी आई हुई है, मैं इस ब्रांच से आया हूँ, सर मैं आपको ऐसे से पैसा यहाँ पे दिलवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे नई पॉलिसी लेनी होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं, और नहीं तो आप चार्ज के रूप में उनसे कुछ पैसा ले लीजिए अगर वो यहाँ पे प्लान नहीं लेते हैं तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 9वां अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं यहाँ पे, तो फ्रेंड्स 9वां पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप लोग अगर LIC में नए एजेंट बन चुके हैं, अभी अभी आपने काम करना स्टार्ट किया है, तो फ्रेंड्स आपको पर्टिकुलर टाइम देना है अपने काम में। यानी कि जिस तरीके से आप जॉब करते हैं 7-8 घंटे की, उसी तरीके से आपको अपने जो है एजेंसी के काम को भी समय देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप जो समय देंगे तभी आपका इसमें काम बनेगा। जब भी कोई क्लाइंट आपको जिस टाइम पे बुलाए, जिस दिन बुलाए, आप उसी दिन जाइए, उसी टाइम जाइए, और क्लाइंट को आप लोग टालिए मत। यानी कि हो सकता है कि जिस टाइम क्लाइंट ने आपको बुलाया हो उस टाइम ना जाकर अगर आप बाद में जाते हैं तो उसका माइंड जो है चेंज हो गया, वो आपसे पॉलिसी ना करवाए। तो क्लाइंट जिस टाइम पर बुलाए उसी टाइम पर आप लोग चाहिए। दोस्तों, चलिए इसी के साथ साथ हमारा 10वां और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 10वां और हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी पर्सनैलिटी। दोस्तों, चाहे आप सारी चीज़ें अच्छी कर ली, लेकिन आपने अगर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं किया है, अपनी पर्सनैलिटी पे आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सारी मेहनत जो है ख़राब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके रिलेटिव, अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड्स में अगर आप लोग काम करते हैं तो आपका काम होता रहेगा। बट अगर आप कोई फ्रेश क्लाइंट से मिलने जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, सबसे पहले अगर हम सामने वाले को देखते हैं तो फर्स्ट जो हमारा इम्प्रेशन पड़ता है वो देखने का ही पड़ता है कि ये व्यक्ति दिख कैसा रहा है, इसने कपड़े कैसे पहने हैं, इसने शूज़ कैसे पहने हैं, इसकी गले में आई कार्ड है या फिर नहीं, अगर ये एजेंट है तो इसके गले में आई कार्ड क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सवाल जो है लोगों के मन में आते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। प्लस आप लोग जब भी अगर किसी नए क्लाइंट से मिलते हैं तो बिना आई कार्ड के मत जाइए, आई कार्ड पहन कर जाइए, अपनी पर्सनैलिटी पर काम कीजिए
और इसी के साथ साथ जब भी आप नए लोगों से मिलते हैं तो अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ चेंज करते रहिए और लोगों से सीखते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि अगर आप लोग इन 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं तो हो सकता है कि आपको आपके काम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट मैंने आपके लिए जो है यहाँ पे प्रेजेंट किए ताकि आप लोगों को काम करने में मदद मिले। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे पॉइंट पसंद आए हो और अगर किसी भी तरीके से मेरी वीडियो आपकी हेल्प करती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर वीडियो में मैंने कुछ गलती की हो, कुछ वर्ड्स यहाँ पे अगर मेरे कुछ मिस हुए हैं तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे चैनल पे आते रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।